मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की तमाम अहम खबरों के साथ। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चुनाव के बाद अपने साथियों के साथ मस्ती करते और अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। बता दें कि अनिल विज साथियों के साथ गाना गाते और मस्ती करते दिखाई दिए। वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी के उस ट्वीट पर जवाब दिया जिस पर राहुल गांधी ने लिखा था कि प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर और बीजेपी की सीटें गिर रही हैं। जिस पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी इनकी इंडी गठबंधन की तरह भाल बुरा है। देखिए, गिर रहे व्यक्ति को हर चीज गिरती हुई नजर आती। इनकी पार्टी, इनकी इंडी, इनको पता लग गया कि बुरी तरह से पराजित होने जा रही है, बुरी तरह से हार रही है। तो उस घबराहट में इनको भी झटके आ रहे हैं और जो आदमी झटके खा रहा होता है वो समस्या की सारी दुनिया गिर रही है। गुरुग्राम लोकसभा सीट सहित प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने के बाद नेता अपने आवास पर फुर्सत के क्षण बिता रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जीत हार के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक और सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद के आवास पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही और अपने अपने क्षेत्र के बारे में अपने नेता को फीडबैक देते रहे। तो वहीं आफ्ताब अहमद ने निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन पर भी शोक जताया और शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर वह उभरते हुए सितारे थे। आने वाले समय में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती थी, लेकिन कुदरत की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधानसभा क्षेत्र से 1846 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों को मोहाना बीच में निर्वाचन विभाग के बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवाया गया, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस जवानों को दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस जवानों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और किसी को भी वहां आने जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी भी रखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। कुरुक्षेत्र में ईवीएम मशीनों को सील पैक करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिसर में बने मतगणना केंद्र में लाई गई, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती में ईवीएम मशीन मतगणना केंद्र लाई गई। वहीं एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा ने जानकारी देते हुए ये बताया कि मतगणना के लिए सभी ईवीएम मशीनों को कैद कर लिया गया है और उन्होंने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। भारी गर्मी के बावजूद लोगों ने मतदान किया और ईवीएम मशीनों को पुलिस सुरक्षा बल के बीच मतगणना केंद्र में लाया गया। क्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज जो मतदान की प्रक्रिया होती है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। इसके लिए सभी चुनाव में जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे, जो आम जनता है, पत्रकार बंधु, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ये संभव हो पाया। अभी फाइनल जो काउंट है वो अभी तक नहीं आई है क्योंकि वो कैलकुलेट हो रही है, लेकिन जो लास्ट काउंट आई थी मेरे पास वो तकरीबन 64-65% की थी, लेकिन उससे ज़्यादा ही थी। जिस हिसाब से आज गर्मी थी, वैसे प्रशासन के द्वारा काफ़ी इंतजाम किए गए थे, जैसे शेड का, ठंडे पानी का इंतजाम किया था, ORS के पैकेट्स का इंतजाम था हर पोलिंग स्टेशन पर। फरीदाबाद के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को सूचना दी, जिसके बाद दोनों विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।
एक गोदाम में भीषण आग लगने की ये खबर सामने आई है, जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है हालांकि, और लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी की जानहानि की खबर सामने नहीं आई। फायर ब्रिगेड की 2 टीमें मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। कैसे गोदाम में आग लगी? किस चीज का गोदाम था आपका? ये स्क्रैप का गोदाम है। कैसे सूचना मिली कि गोदाम में आग लगी है? शॉर्ट सर्किट की वजह से, बिजली की वजह से लगी है। तो कितने मजदूर काम कर रहे थे इस गोदाम में? मजदूर है 10-12 तकरीबन। तो मजदूर सुरक्षित है? हाँ, मजदूर सुरक्षित है। कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर आई? फिलहाल 4-5 आ गई तकरीबन। तो क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? किस कारण आग लगी है, कुछ पता चल पाई? ये शॉर्ट सर्किट ही अनुमान है। कितने का नुकसान है? अगर नुकसान की बात, नुकसान है तकरीबन 25-30 लाख रुपए का। किस चीज का गोदाम है? नंगला इंडस्ट्री एरिया है। हाँ। और इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से जो लाइट वो तार जा रहे हैं, उसकी वजह से ये गोदाम था गत्ते का और उसका रबड़ का, जिसकी वजह से इसमें आग लगी है। आधा घंटे पहले हमने फोन करा था फायर ब्रिगेड को और प्रशासन को भी, अब जाके दोनों गाड़ी आई है। तो कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? कि जिस तरह से आग है काफी भीषण है। इसमें 15 लोग कम से कम काम कर रहे थे। तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने गए? हाँ, लोग तो यहाँ पे भाग गए सुरक्षित। जैसे ही आग लगी जल्दी भाग लिए थे, क्योंकि खुला था ना, इस वजह से। अगर बंद होता तो मुश्किलें बढ़ जाती। ये इसमें गोदाम था जी कबाड़े का, स्क्रैप का, जिसमें आग लगी है। जो मौके पे पुलिस पहुंची 112 नंबर गाड़ी, और आग की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो भी 5-6 गाड़ी पहुंच चुकी हैं। जो काफी ज्यादा आग लगी हुई थी, लेकिन उसको आग पर काबू पा लिया है और भी चल रही है आग। तो किस चीज का गोदाम था? ये स्क्रैप का गोदाम था जी, कबाड़े का जी। कौन सी जगह सभी गोदाम? ये है जी गांव नंगला गुजरान के पास गांव है, और गांव के फसलपुर उसमें लगी है। कितनी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंचे? क्या ये ना काफी पा लिया जी आग पर काबू, और 5-6 गाड़ी हैं जो फायर ब्रिगेड की आ चुकी हैं और आग को बुझा रही हैं जी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश की सभी ईवीएम को सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। फरीदाबाद में भी ईवीएम को जिस स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां पर प्रशासन का सख्त पहरा है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं और पलवल के हथिन क्षेत्र के हिसाब से कॉलेज के 3 फ्लोर पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। सुरक्षा के लिहाज से 80 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो वहीं काम करेंगे, और इस बार इंतजार है तो सिर्फ 4 जून का, जहां पर सुरक्षा के बीच ईवीएम खोले जाएंगे और वोटों की गिनती की जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान हो गए हैं प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 तारीख को, और एक उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए हैं। तो सभी ईवीएम को अब सुरक्षा के मद्देनजर स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है, सील करके रखवा दिया गया है, जिसकी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है। तमाम स्ट्रांग रूम पर फोर्स भी तैनात किए गए हैं, अधिकारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तैनाती वहां पर की गई, किसी के आने जाने की भी अनुमति यहां पर नहीं है। सभी स्ट्रांग रूमों में ईवीएम को कैद कर दिया गया है, जो कि अब 4 जून को मतगणना के दिन ही खुलेंगे। ये आप कंट्रोल रूम से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। 80 ऐसे कैमरे हैं जिनके द्वारा निगरानी रखी जा रही है। फोर्स भी तैनात किए गए हैं, कोई भी उधर आ जा नहीं सकता है। और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है ईवीएम मशीन रखने के बाद। ईवीएम मशीन अब 4 जून को खुलेगा, जिस दिन मतगणना होगी। तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार पहरा देते हुए नजर आ रही है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए, यहाँ पे क्योंकि तीनों ही जो अपनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मशीनें यहाँ रखी गई हैं, और वैसे भी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी रखी गई है। सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीच में आईआरबी का कॉर्डन है, और सबसे एंड में जो है वो पैरामिलिट्री का है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों को यहाँ पर आने जाने के लिए कैसे रोका जा रहा है? क्या परमिशन के लिए कुछ आपने क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जो हमारा ये रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई हैं, जिनमें आप पूरे टाइम जो स्ट्रांग रूम के आसपास का एरिया और स्ट्रांग रूम के गेट्स, उनकी लगातार सीसीटीवी फुटेज चल रही है। कोई भी कैंडिडेट, उनके एजेंट या कोई आमजन वो आके वहाँ देख सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई बात हो तो उस बारे में जो भी है वो बता सकते हैं। सर, यहाँ कैमरे की व्यवस्था अच्छी बनाई गई है।
80 कैमरे लगाए गए हैं। तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्ली बहुत अच्छा है। तो क्या 80 कैमरे जो लगाए हैं वो क्या सभी इसी तरह पूरी तरह से काम कर रहे हैं? हाँ सर, पूरी तरह से काम कर रहे हैं, नीरे भी चले हुए। तो कितने दिन से ये व्यवस्था बनाई जा रही थी? ये 10 दिन से व्यवस्था बनाई थी, और जब तक इलेक्शन की तो होगा जब तक ये कैमरे लगे होंगे, और पोलिंग तक 5 तारीख तक या 6 तारीख तक सर। अगर कोई खराब हो जाता, बंद हो जाता, तो उसको चालू करने की क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए कंपनी की क्या लगे सुनवाई हो जाएगी, इसीलिए भी रहता है सर। हरियाणा में हुए मतदान में यमुनानगर जिला टॉप पर रहा, जहां पर 71.5% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए केंद्रों पर नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यमुनानगर जिला हरियाणा में नंबर 1 बना रहा। इस दौरान यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि इसके लिए जिला के सभी मतदाता, चुनाव अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सीआईएसएफ के अधिकारी को बधाई के पात्र हैं, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार स्वीप एक्टिविटी भी चलाई जा रही थी। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित कई संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा था। उसी का परिणाम है कि भीषण गर्मी के बावजूद भी मतदान अच्छा रहा और यमुनानगर जिला नंबर 1 पर बना रहा। में सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं, 71.5% मतदान के साथ जिला 1 पर यमुनानगर बन गया है, आ गया है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है यमुनानगर ने, और सबसे ज्यादा मतदान इस यमुनानगर जिले में किए गए हैं, जिसको लेकर खुशी की लहर है। और आपको बता दें कि भीषण गर्मी होने के बावजूद भी यमुनानगर में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर वोट दिए हैं, जिसको लेकर अब सभी अधिकारियों को बधाई दी जा रही है और सभी में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि यमुनानगर प्रदेश का जिला नंबर 1 बन गया है मतदान के क्रमांक में। यमुनानगर जिले के सभी मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा में सबसे अधिक मतदान करके यमुनानगर को पहली पायदान पे रखा, जहां पूरी स्टेट में सबसे अच्छा पोल परसेंटेज हमारा जो 71.5% के आसपास इस वक्त के अनुमान के अनुसार है। ये थोड़ा बहुत और भी बढ़ सकता है जब फाइनल आंकड़े बन जाएंगे। इसके बाद मैं खास तौर पे शुक्रगुजार हूं अपने सभी एआरओज का, अधिकारियों की टीम का, हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं सभी एसपी साहब के नेतृत्व में। बढ़ती गर्मी को लेकर लोग परेशान हैं। दिन ब दिन बढ़ता तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं रादौर में भी गर्मी ने एक दिन पहले बने मौसम के गर्म दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में दिन चढ़ते चढ़ते मौसम ने रादौर को लू की चपेट में ले लिया है। इसी को लेकर .com की माने अगर तो ये मौसम डॉक्टर्स की माने तो ये मौसम बीमार करने वाला मौसम है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने लोगों को लू में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। तो वहीं डॉक्टर परमार का ये भी कहना है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। गर्मी के मौसम के चलते तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। इसी को चलते सभी डॉक्टर्स ने सभी को अपील की है कि घरों से बाहर ना निकले, खासतौर पर लू की चपेट से खुद बचें और अपनों को भी बचाएं। डॉक्टर्स लगातार ये अपील करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि अगर लू हो या फिर धूप ज्यादा हो, लू की लपेटें चल रही हो, तो घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकले तो तमाम सुरक्षा के साथ निकले, कपड़े और छाते के साथ घर से बाहर निकले। देखिए, जैसा आप जानते हैं एकदम से गर्मी पड़ी है और सरकार द्वारा भी इसके बारे में हिदायतें जारी करी जा चुकी हैं। हीट वेव जो है इस वक्त आप देख रहे हैं टेम्परेचर 45-46 डिग्री जा रहा है और गर्म खुश्क हवाएं चल रही हैं। हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं ज्यादातर लूज मोशन के साथ आ रहे हैं या वॉमिटिंग के साथ आ रहे हैं, फीवर उनको साथ में है। तो इसमें मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप अपने घर से बाहर
बेमतलब ना निकले, बेवजह बाहर ना जाए, पानी भरपूर मात्रा में पिए, ओआरएस का इस्तेमाल करें और कोई भी चीज मार्केट से या बाजार से ऐसी लेके ना खाएं जो खुली हो। आपने अगर लेनी है, जैसे अब क्या तरबूज आ रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल करें, वो खाएं। इसी तरीके से तरल पदार्थ, हरी सब्जियां, उनका सेवन ज्यादा करें। भीषण गर्मी का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 44 पर भीषण गर्मी के चलते कंटेनर में भयानक आग लग गई। कंटेनर दिल्ली पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहा था। वहीं कंटेनर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का कहना है कि ज्यादा धूप और गर्मी होने की वजह से कंटेनर में आग लगी। हमें 112 द्वारा सूचना मिली कि सेक्टर 7 के फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी में आग लगी हुई है। जैसे ही सूचना मिलते ही हमने फायर गाड़ी को तुरंत मौके पर लेकर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण ज्यादा और हीट के कारण लग सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जो ड्राइवर था उसको हमने सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब मतलब आग को पूर्ण रूप से हमने बुझा दिया है। आग गाड़ी पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रही थी। दिल्ली के एक बेबी केयर सेंटर में आग लग गई, जहां पर आग लगने से ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए। आपको बता दें कि आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई और हादसे के बाद 5 बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया और कई नवजात बच्चों का रेस्क्यू भी किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के ये बेबी सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां पर 7 नवजात बच्चों की आग लगने की वजह से मौत हो गई है, दुखद निधन हो गया है। तो वहीं कई बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और कई बच्चों को दूसरे बेबी सेंटर में अस्पताल में भर्ती किया गया है। और आपको बता दें कि आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन आग लगने से ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया था, जिससे कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और उस आग में 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई है और कई बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। कई बच्चों को दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली के बेबी सेंटर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 7 नवजात बच्चों की आग लगने से मौत हो गई है। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यूपी के बुलंदशहर से माता वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस अंबाला के नजदीक दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें मौके पर एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में बाल बाल बचे परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनकी मिनी बस के आगे चल रही ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए और उनकी गाड़ी पीछे से ट्रक में जा भिड़ी। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है और हादसे पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ट्रक चालक फरार है, लेकिन ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और उससे केस को रजिस्टर कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जी, मेरा नाम धीरज कुमार है। हम यूपी बुलंदशहर ककोड़ के रहने वाले हैं और वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे। कितने फैमिली मेंबर थे आप इस गाड़ी में? करीब होंगे 25-26 लोग होंगे फैमिली मेंबर। तो कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोगों को चोट आई है? सर, इसमें हम 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं सर, और बाकी सब लोग जख्मी हैं मुझे छोड़ के। तो कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोगों की? सर, 3 लोग मौके पे एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी लोग सर गंभीर स्थिति है 2-3 लोगों की, बाकी सब लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। देखो क्या होता है। मेरा नाम शिवानी है, हम लोग कपूर से आ रहे हैं। अंबाला एक्सीडेंट हुआ हमारा, पी रखी और एकदम जैसे हम निकले तो पहले ही कूद के भाग गया। ड्रिंक कर रहा थी। तो कितने लोग थे आप लोग? 35 जने, 30-35 जने। तो एक ही परिवार के थे या अलग अलग? एक ही परिवार के लिए।
तो कहाँ जा रहे थे? कृष्णा देवी जा रहे। तो कितनों की मौत हुई है अभी? अभी 7 जने की सुनने 7 जने की मौत हो चुकी है। तो क्या कोई घायल है? घायल है सभी। सारे एक ही परिवार से है? हाँ। और जिनकी डेथ हुई है वो भी हमारी परिवार। हादसा है देर आधी रात के समय, ये क्या हादसा हुआ और कितने समय, क्या समय सर इस समय, और कितने लोग इसमें जख्मी हुए और कितने लोगों की मौत हुई है सर? ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी एनडीआई प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जिट रोड पे, तो एक ट्राला था उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हम 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है। कालावाली के गांव बड़ागुड़ा में एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। देर रात बाप ने बेटे का तेजधार हथियार से गला काटकर मर्डर कर दिया और फिर फरार हो गया। मृतक की पहचान संदीप पुत्र लालचंद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बड़ागुड़ा के रूप में हुई है। देर रात्रि पिता ने शराब के नशे में अपने बेटे का मर्डर कर दिया और फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इस बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਗੇਟ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਲੂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ? ਸਵੇਰੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ, ਸੰਦੀਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। हरियाणा के गांव के एक युवाओं में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कमी है तो उस प्रतिभा के हुनर को निखारने की। करनाल के गांव भादसो, सरवन माजरा, हैबतपुर, लाड़वा हल्के के गांव में देखने को मिला कि जहां पर स्कूली बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा के बल पर पहले राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाया और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों ने कुछ समय पहले मास रेसलिंग में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन, अगले महीने रूस के शहर यकुत्स्क में 25 जून से 7 जुलाई तक होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का कर लिया है। इनका नेशनल लेवल क्लियर हुआ था। 7 मेरे स्टूडेंट थे, उनमें से ये 5 बच्चे जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल के लिए क्लियर हुए हैं, ये वहां जाएंगे। इनकी जो गेम है वो कपा सकाई है, बेट रेसलिंग है और मास रेसलिंग है। इन तीनों में ये बच्चे जो हैं वो दो गेम्स में ये बच्चे आगे जाएंगे। वहां पे इनका परफॉर्मेंस, आई होप कि जितनी अच्छी इन्होंने तैयारी की है, इन बच्चों ने दिन रात एक या 4-4, 5-5 घंटे ये बच्चे जो है यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। इससे पहले भी सतविंदर सर जो हैं वो दून स्कूल के कोच हैं, एसोसिएशन के मेंबर तो हैं ही हैं, लेकिन दून स्कूल का एक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा, हम कोशिश, हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा करवाने की कोशिश करती है। सतविंदर सर लगे हुए हैं, हमारी फेडरेशन लगी हुई है, स्कूल लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं कहूँगा इन बच्चों की मेहनत है, बच्चों की हिम्मत है, तो ये बच्चे इस लेवल तक पहुंचे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कोचिज हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे फेडरेशन के पास। इन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम में खेली गई थी, जो कि इंडियन ओलंपिक के बैनर के तले खेला गया है। ये खेल पहले बार इंडियन ओलंपिक के बैनर के नीचे खेला गया है। और अब जो जा रहे हैं यूथ रसिया के अंदर चिल्ड्रन ऑफ एशिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेम्स के लिए 25 जून से लेके 7 जुलाई तक बच्चे, हमारे 5 खिलाड़ी, जैसे कि मेरे को नॉर्थ इंडिया का इंचार्ज बनाया गया, पूरे नॉर्थ इंडिया से हमारे जो 8 स्टेट आते हैं उसके अंदर से हमारे ये। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।